देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राजभवन में पुष्प प्रदर्शनी में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सैनिकों और साथ ही लोक कलाकारों से मुलाकात की। वहीं उन्होंने राजनीतिक चर्चा करते हुए कहा कि उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता है, जनता का भरपूर सहयोग उन्हें मिला है। उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं के उत्तराखंड आगमन को लेकर कहा कि बड़े नेताओं के सहयोग से पार्टी को मजबूती देने का काम लगातार किया जा रहा है और इसलिए पार्टी के बड़े नेता राजधानी देहरादून पहुंचे हुए हैं। उन्होंने चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तस्वीरें साफ की कि आने वाले समय में पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो मान्य होगा। नहीं, देखिए, मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी, मैंने कोशिश करी है कि उस पर मैं खरा उतरूँ, उस पर जितनी मेरी क्षमता है, योग्यता है, उस पर काम करूँ। बाकी आगे 10 मार्च को मतगणना के साथ ही तय हो जाएगा कि देवभूमि में किसकी सरकार बनेगी। वैसे कांग्रेस और भाजपा में आमने सामने की टक्कर है और दोनों ही पार्टी सरकार बनाने का दावा भी कर रही हैं। वहीं सुदर्शन न्यूज के एग्जिट पोल में भी देवभूमि में कमल खिल रहा है। वर्षों से चले आ रहे मिथक को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने खास बातचीत की भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन से। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। उत्तराखंड में कल 10 मार्च को मतगणना होगी। ईवीएम मशीन में क्या है, 632 प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो कल खोली जाएगी, जिसमें अगर हम बात करें एग्जिट पोल की तो सुदर्शन एग्जिट पोल में उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत सरकार जो है वो भाजपा की बनने जा रही है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए उत्तराखंड से भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन जी मौजूद है। सर, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़ में। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे, एक बार फिर आप उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। जो समीकरण की बात करें, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, उसको भाजपा तोड़ने जा रही है। इस बार पुराने सारे मिथक तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में फिर बनने जा रही है और हमें शानदार बहुमत प्राप्त होगा। हम प्रदेश को एक मजबूत और लोक कल्याणकारी सरकार फिर देने वाले हैं। सर, जो एग्जिट पोल की माने तो 36 से 38 सीटें आ रही हैं सुदर्शन के एग्जिट पोल में, मगर दावे बीजेपी के 60+ की ओर थे। तो ये सीटें खोने का मतलब एक तरीके 57 सीटों पर जीत जो है वो 2017 में दर्ज की थी भाजपा में। देखिए, मैं एग्जिट पोल के परिणामों पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही शानदार तरीके से हम आने वाले हैं और एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर उत्तराखंड में प्राप्त होगा और हम सरकार बनाएंगे। सर, इस बीच आप विपक्ष में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो लगातार ईवीएम पे पहले ठिकरा फोड़ रही थी, उसके बाद पोस्टल बैलेट पे भी उसने कई हमले किए और आप लोगों पे निशाने जो है वो लगातार साधते हुए आ रही है। कांग्रेस में भारी हताशा है और यही कारण है कि हार के परिणामों को पहले से महसूस करते हुए उन्होंने हार के भी बहाने ढूंढने शुरू कर दिए हैं और इसी क्रम में कभी पोस्टल बैलेट की बात की, कभी उन्होंने ईवीएम की बात की, कभी भारतीय जनता पार्टी पर कुछ अनर्गल आरोप लगाए। लेकिन ये सब सिद्ध करता है कि कांग्रेस को इस बात का अनुभव हो गया है कि वे चुनाव में फिर एक बार पराजित होने वाले हैं और इस बार भी कांग्रेस को बहुत गहरी निराशा मिलने वाली है और बहुत बुरी तरह से कांग्रेस पराजित होगी। हरीश रावत का कौन सा सपना सच होगा, क्योंकि हरीश रावत ने पहले ही कहा था या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या मैं घर बैठूंगा। देखिए, अब उनको घर बैठने की स्थिति आ ही गई है। वैसे तो उनकी पार्टी में भी लोग जो है उनके साथ नहीं हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती कुछ बयानबाजी करके अपने आप को मीडिया में रखने के प्रयास करते हैं। तो ना तो वे मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में है क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। हाँ, नेता प्रतिपक्ष का एक पद कांग्रेस के पास जरूर रहेगा, लेकिन उस पर कौन रहेगा ये कांग्रेस के लोग तय करेंगे। अब हरीश रावत जी की स्थिति है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो उन्होंने 2 विकल्प दिए हैं तो सरकार उनकी बनेगी नहीं, तो ऐसे में दूसरा विकल्प घर बैठने का वही उनके लिए मुफीद होगा और वही उसका अनुपालन करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर हम
बात करें मुस्लिम बहुल्य विधानसभा सीटों की, जैसे देहरादून की सहसपुर विधानसभा आ जाती है और हरिद्वार की अगर हम बात करें तो पिरान कलियर, मंगलोर, भगवानपुर ऐसी विधानसभा है जो एक तरीके से कांग्रेस के ही कब्जे में है। और इन सीटों पर अधिक मतदान हुआ है जो मुस्लिम वोटर्स पे एक तरीके से किसकी तरफ रुझान गया होगा मुस्लिमों का, क्या कहेंगे इस पर? एक तरीके से भाजपा के लिए चिंताजनक है मुस्लिम वोटर। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और इस मंत्र में किसी धर्म जाति के आधार पर लोगों को लाभान्वित ना किया गया ना किया जाता है। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, चाहे वो शौचालय की हो, चाहे गरीबों को मुफ्त अन्न देने की हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे अटल आयुष्मान हो, इसमें किसी प्रकार से भी कोई भेदभाव नहीं किया गया। और दूसरी ओर जो ट्रिपल तलाक का मसला था महिलाओं के कल्याण के लिए, वो भी हम सबके सामने है। तो हम विश्वास करके चलते हैं कि भारी संख्या में मुस्लिम भाइयों और बहनों ने भी हमको वोट डाला होगा, और कांग्रेस के वे किसी प्रकार से एकदम पीछे चल रहे होंगे ऐसा ना पहले हुआ है न इस बार हुआ है, इसलिए उनसे किसी प्रकार से भी खतरे की बात नहीं है। अंतिम सवाल सर आपसे, कल 10 मार्च है जिसका इंतजार काफ़ी दिनों से आप लोगों को था, क्या वाकई में उत्तराखंड का मिथक तोड़कर भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है? निश्चित उत्तराखंड में पिछले 22 वर्ष का जो मिथक है, एक बार एक पार्टी की सरकार और एक बार दूसरी पार्टी की सरकार, वो निश्चित तौर पर इस बार टूटेगा और हम लगातार दूसरी बार राज्य में सरकार बनाएंगे, शानदार सरकार बनाएंगे। धन्यवाद सर। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, जिन्होंने साफ कहा है कि उत्तराखंड में कल हम फिर उत्तराखंड का मिथक तोड़कर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन स्पर्श पाठक के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन। तो एक तरफ एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद भाजपा के नेता पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए जाने की बात भी कर रहे हैं, वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर भाजपा दोबारा सरकार बनाने जा रही है। भाजपा को सरकार बनाने में किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आपको बता दें कि एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की जनता ने मतदान किया है। जिस प्रकार से 14 फरवरी को उत्तराखंड की जनता ने मतदान किया है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बूथ स्तर तक मेहनत की है। हमारे प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के सारे नेताओं ने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में दौरे किए हैं, अपने प्रदेश की सरकारों की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाई हैं, और जिस प्रकार का पूरे चुनाव में एक रिस्पांस, एक उत्साह देखने को मिला है पार्टी के प्रति, उसके आधार पर हम आश्वस्त हैं कि 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे, हम फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। तो विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल में उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही सत्ता का दावेदार बताए जाने के बाद ये दल अब सतर्क हो गए हैं। इसी कड़ी में भाजपा ने योजना तैयार की। पार्टी के केंद्रीय नेताओं की मतगणना पर पल पल की नजर रहेगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहले ही देहरादून में डेरा डाल चुके हैं। उनका दावा है कि भाजपा फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी प्रदेश में। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान संपन्न होने के बाद से भाजपा लगातार ही बूथ स्तर से फीडबैक ले रही थी। अब जबकि मतगणना के लिए एक दिन का समय शेष रह गया तो भाजपा की धड़कनें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। कल शाम को विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल आने के बाद पार्टी मंथन में जुट चुकी है। मतगणना चुनाव का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और निर्णायक पड़ाव है। इसे लेकर पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है, सतर्क है, और इस संबंध में प्रदेश स्तरीय एक बैठक हमारी संपन्न हो चुकी है, जिससे हमारे चुनाव के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी ने, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री कैलाश वर्गीय जी ने और वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। और उसमें भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने सुदर्शन चैनल के एग्जिट पोल पर भरोसा जताया और कहा कि जनता ने सोच समझकर वोट किया। उन्हें विश्वास है कि भाजपा 10 तारीख को प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। अपने कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि 10 मार्च को जब असल चुनाव नतीजे आएंगे तो भाजपा की सीटें एग्जिट पोल के अनुमान से भी ज्यादा होने वाली हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश को विकास से जोड़ दिया और बड़ी बड़ी योजनाओं को सरकार ने जन जन तक पहुंचाया।
वहीं पीएम मोदी को भी उत्तराखंड के प्रति बहुत लगाव है। पीएम ने प्रदेश में ऑल वेदर सड़कों का निर्माण, केदारनाथ धाम का निर्माण, एम्स का निर्माण और साथ ही हल्द्वानी को 200 करोड़ की सौगात समेत कई ऐसे बड़े कार्य कराए गए जो देश प्रदेश हित में, और इसी के चलते भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तब तो उन्होंने कभी सर्वे रिपोर्ट के आधार को कभी ये नहीं कहा होगा। मैं सोच जब आप ही लोग हरीश रावत जी को कहते हैं, हरीश रावत जी की प्रतिशत इतना आ गया लोकप्रियता का, और जबकि वो 2-2 सीटों से हारे हुए मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस को 11 सीटों में लाने वाले मुख्यमंत्री रहे, तब तो उन्होंने कभी सर्वे रिपोर्ट के आधार को कभी ये नहीं कहा होगा। मैं सोचता हूँ या कांग्रेस के किसी नेता ने भी नहीं कहा होगा। अब कांग्रेस का स्वभाव है, अभी वो आप लोगों को दोष दे रही है, कल को हो सकता है ईवीएम और अदर्स चीज़ों को भी दोष देना शुरू करे। तो यह कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस हारती है तो उसका दोषारोपण जो ईवीएम मशीन है उस तक को देती है। तो एग्जिट पोल पर आधी खुशी जाहिर करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपाल रावत का कहना है कि रुझान कांग्रेस के पक्ष में आए हैं, लेकिन पार्टी को अनुमानों से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे तो एग्जिट पोल के आंकड़े देख अभी खुश हो सकती है, लेकिन 10 मार्च को मतगणना के बाद कांग्रेस से विधानसभा में बहुमत में खड़ी दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल होता है, हमें जनता के मन, भावनाओं और रुझान का बेहतर पता है। जनता ने इस बार एक बार फिर से परिवर्तन किया और कांग्रेस के लिए वोटिंग की। 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे वो पार्टी के दावे के अनुरूप ही होंगे। हमें 45 से 48 सीटें मिलेंगी और नतीजे आने के बाद हरीश रावत ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। हम लोग एग्जिट पोल का भरपूर दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं जो उनने कांग्रेस के पक्ष में बताया कि कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनने जा रही है। उत्तराखंड में सरकार बनने जा रही है और मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में सरकार केवल हरीश रावत जी के चेहरे पर मतदान हुआ है। पूरे उत्तराखंड के अंदर उनके चेहरे को देखते हुए लाल कुएं में तो विजय हुए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनता कैबिनेट पार्टी के मुखिया भावना पांडे ने चुनाव आयोग से मांग की और कहा कि प्रदेश में तत्काल प्रभाव से बैलेट पेपर उपलब्ध कराए जाएं, जिससे सरकारी महकमे के अधिकारी अपने मतदान का प्रयोग कर सकें। लालकुआं पहुंची भावना पांडे ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि भाजपा चुनाव में पूरी तरह हार रही है, जिसकी बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम को आने में मात्र 1 दिन बचा है और ऐसे में चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारियों को बैलेट पेपर उपलब्ध नहीं कराए गए, जो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनाने के लिए खरीद फरोख्त करना चाहती है, जिसके चलते भाजपा के प्रभारी उत्तराखंड पहुंचे हैं। और ये ऐतिहासिक विधानसभा होने की, यहाँ युवाओं ने, महिलाओं ने जो वोट किया है हरदा को मेरे आह्वान पे और या ताऊ जी दुर्गापाल जी के आह्वान पे, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। युवा निराश नहीं होंगे। इस बार उत्तराखंड के अंदर हरीश रावत, महिला एंड युवा। चलिए बढ़ते हैं आगे। राज्य में विधानसभा चुनाव परिणाम आने को लेकर आज का दिन और बचा है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सपरिवार सिद्धपीठ श्री महासू देवता मंदिर में मत्था टेका और उन्होंने चुनाव में भाजपा की जीत की कामना को लेकर देवता के दरबार में पूजन अर्चन किया। मुख्यमंत्री का स्थानीय ग्रामीणों ने ढोल दमाओं के साथ परंपरागत तरीके से स्वागत किया। सीएम ने पत्नी के साथ चालदा महासू मंदिर में देवता की पूजा अर्चना के बाद तांडी नृत्य की प्रस्तुति से जनजाति समाज की लोक संस्कृति को बचाने का संदेश दिया। चुनाव के काउंटिंग से तो 10 मार्च को घोषित होंगे चुनावी नतीजे। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बहुत बड़ा दावा किया। हरीश रावत ने सरकार बनाने का दावा किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता के दिल का
सर्वेक्षण हमारे पक्ष में है, हम स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर रहे हैं, हम इसके लिए आश्वस्त हैं। साथ ही उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय की उत्तराखंड में मौजूदगी पर कटाक्ष किया और हरीश रावत ने कहा कि जो तोड़फोड़ के विशेषज्ञ हैं उनको बीजेपी ने यहां पर बुलाया है। कांग्रेस पूरी तरीके से आईडी नीचे करो यार, चेहरा दिखना चाहिए। और उत्तराखंड की जनता के दिल का सर्वेक्षण हमारे पक्ष में है और हम स्पष्ट तौर पर बहुमत पाने जा रहे हैं। और सब प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो गया। सभी जिलों में बनाए गए स्ट्रांग रूम की 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इसी के साथ आपको बता दें कि मतगणना को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी के साथ मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मतगणना स्थल पर जाने के लिए निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइंस तैयार की और उसके तहत ही सभी कर्मचारी और राजनीतिक दलों के साथ प्रत्याशियों के एजेंट काउंटिंग हॉल में पहुंचेंगे। राजनीतिक दल और प्रत्याशियों के एजेंट के लिए भी नियम यहां पर बनाए गए हैं। मीडिया कर्मियों के लिए भी कई दिशा निर्देश यहां पर दिए गए। खास तौर पर काउंटिंग हॉल में जाने के लिए सभी एजेंट और प्रत्याशियों को कोविड टीके का डबल डोज का सर्टिफिकेट जरूरी होगा या फिर 48 घंटे पहले RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी होगी। ना होनी है तो उसको लेके जो कानून व्यवस्था है पूरे काउंटिंग हॉल के आसपास उसका मुझे नोडल बनाया गया है। तो उसको ध्यान में रखते आज सभी पुलिस की टीम के साथ मैंने मीटिंग कर ली है कि जैसे गेट नंबर 1 है उससे हमारे जो ऑब्जर्वर्स हैं ROs हैं ये एंटर करेंगे। गेट नंबर 2 जो है हमारा उससे हमारे जितने भी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगी है काउंटिंग हॉल में वो एंटर करेंगे और जो गेट नंबर 3 है उससे हमारे मीडिया पर्सनल हो गए और काउंटिंग एजेंट्स हो गए वो एंटर करेंगे। उसके बाद जो 5 विधानसभा है वो अलग गेट से एंटर करेंगी। जो उसके अलावा 5 विधानसभा है सब जगह हम लोगों ने प्रॉपर साइनेजेस लगा दिए हैं। लाउड स्पीकर्स का भी अरेंजमेंट कर दिया है सो दैट अगर किसी को मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। उसके अलावा पर्याप्त हमारे पास पुलिस बल मौजूद रहेगा। काउंटिंग हॉल जो है उसकी व्यवस्था 3 कॉर्डन में की जाती है। जैसे कि पहला जो आउटर कॉर्डन है उसमें आपकी लोकल पुलिस होगी, उसमें हम लोग आई कार्ड चेक करते हैं क्या वे व्यक्ति प्रवेश कर सकता है काउंटिंग हॉल के परिसर में। उसके अलावा जो सेकेंड कॉर्डन होता है वो काउंटिंग हॉल के थोड़ा पास होता है जिसमें हम उसके क्या क्या वो कैरी कर सकता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं कैरी कर सकता, कोई चाकू हो गया, माचिस हो गई, ऐसी चीज़ें वो कैरी नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ की जो फ्रिस्किंग होगी वो अगर कहीं पाया जाता है तो वो कहाँ पे वो जमा किया जाएगा वो वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जो अंदर एकदम हो गया जो CPF आपकी मॉनिटर करती है वो करेगी। तो सभी व्यवस्था देखी जा चुकी है और जो काउंटिंग जो मतगणना है हमारी। चलिए बढ़ता की बात करते हैं अब हरिद्वार की, जहां पर विधानसभा चुनावों की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। मतगणना में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि कुल 11 विधानसभाएं हैं। कल 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और 5 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर 14 टेबल लगाई गई। उन्होंने कहा कि समस्त इंतजाम कर लिए गए, वहां पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई और निर्वाचन आयोग के अनुसार सभी पार्टियों को सूचित कर दिया गया। उन्होंने यहां पर बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर 3 लेयर सिक्योरिटी यहां पर लगाई गई। साथ ही साथ सभी कर्मचारी और अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मतगणना में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आने पाए। देखिए, हरिद्वार जनपद में कुल 11 विधानसभाएं हैं और इन सभी की मतगणना कल प्रातः 8 बजे से हमारे BHL में स्थित शिवडे स्कूल में की जाएंगी। और हमारी 5 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर नंबर ऑफ बूथ्स ज़्यादा हैं, वहां पर 14 टेबल की व्यवस्था की गई है काउंटिंग के लिए और बाकी 6 में 7 टेबल्स के हिसाब से मतगणना की जाएगी। सभी पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था 3 टियर सिस्टम जो होता है वो भी लागू रहेगा। कल ही हम लोगों ने सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मीटिंग करके जो माननीय निर्वाचन आयोग के आदेश हैं उनको अवगत करा दिया है। साथ ही साथ हमारे जो भी काउंटिंग के स्टाफ उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी हो गई है और हम उम्मीद करते हैं कि मतगणना का कार्य। और अब खबर देहरादून से, जहां पर विधानसभा निर्वाचन 2022 की होने वाली मतगणना को लेकर लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई। मतगणना में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया। वहीं जिलाधिकारी R राजेश कुमार की देखरेख में सभी विधानसभाओं के लिए ETPBS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक
ट्रांसमीडिएट पोस्टल बैलेट सिस्टम का ड्राई रन रिहर्सल आज मतगणना केंद्र में किया गया। ड्राई रन रिहर्सल का निरीक्षण दौरान जिलाधिकारी ने समस्त रिटर्निंग अधिकारी और इसी के साथ ईटीबीपीएस में लगे समस्त कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई गई। साथ ही साथ सभी कर्मचारी और अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मतगणना में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आने पाए। देखिए, वैसे तो जो काउंटिंग हॉल है, जो प्रेमाइसेस है हमारा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, वहाँ पे एंट्री उन्हीं लोगों की होगी जो जिनके पास पास होगा। और मीडिया हमारे जो बंधु हैं, मीडिया कर्मी जो हैं, आप लोगों के लिए हम लोगों ने अलग से एक व्यवस्था कर रखी है, टेंट की व्यवस्था कर रखी है। वहाँ पे टीवी स्क्रीन है, मॉनिटर्स भी हैं और 2 हमारे सेपरेट बिल्डिंग्स हैं। 5 विधानसभाओं के लिए एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में हो रहा है और दूसरे 5 विधानसभाओं में एक दूसरे बिल्डिंग में हो रहा है। दोनों बिल्डिंग्स के बाहर हम लोग स्क्रीन लगा रहे हैं और जो प्रक्रिया अंदर चल रही है वो आप लोग बाहर जो स्क्रीन लगाया जाएगा वो आप भलीभांति उससे अवगत हो सकेंगे। और जो मीडिया कर्मियों का जो टेंट होगा वो इक्विडिस्टेंट होगा, दोनों बिल्डिंग्स के बीच में होगा, ताकि आप दोनों जगह की जो गतिविधियां जो चल रही होंगी वो आप उससे रूबरू हो सकें। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उत्तरकाशी से, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि 10 मार्च को तीनों विधानसभा के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि मतगणना केंद्र में तीनों विधानसभा के लिए अलग अलग टेबल लगाई गई, जिनमें गंगोत्री के लिए 12, पुरोला के लिए 12 और यमुनोत्री के लिए 10 टेबल मतगणना के लिए लगाई गई। उन्होंने बताया कि 10 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना होगी, उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम की गणना शुरू की जाएगी। उन्होंने अपील भी की कि भारत निर्वाचन आयोग की जो भी गाइडलाइन है उन सभी गाइडलाइन का सभी लोग पालन करें। उन्होंने ये भी कहा मतगणना के लिए पुलिस विभाग की ओर से पूरा सिक्योरिटी प्लान भी तैयार कर लिया गया है। खाना पानी की व्यवस्था अपना होकर के लिए गए, तो पर्स जो हमारी ड्यूटियां हैं उस दिन चुनाव के दिन, काउंटिंग के दिन, उस दिन 5 बजे से ड्यूटी हमारी लग जाएगी। और जो भी चाहे वो पुलिस कर्मी जो ड्यूटी पे हों या मतगणना कर्मी या एजेंट या जो मीडिया जो भी हैं, उनके किसी भी वाहन, कोई भी वाहन जो है विश्वनाथ चौक से आगे को नहीं जा पाएगा। इसलिए उनको रामलीला ग्राउंड को ही मुख्य पार्किंग बनाया गया है और अगर भीड़ बढ़ जाती है तो कलेक्ट्रेट की गाड़ी पार्क कराई जाएगी। और चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं ऋषिकेश की, जहां पर ऋषिकेश में सोंग नदी के पुल से गुजरने वाले हजारों मुसाफिर, उनकी जान खतरे में है। इस खतरे की वजह है एक्सपर्ट चोर, जो कि पुल और फ्लाईओवर के नीचे लगे लोहे की ब्रेसिंग चोरी कर रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि ये चोरी 1-2 बार नहीं बल्कि कई दफा हो चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्थानीय पुलिस से शिकायत की, उसके बावजूद भी अभी तक ना तो शिकायत दर्ज की गई और ना ही यूपी सेतु निर्माण निगम की शिकायत चिट्ठी के बावजूद पुलिस चोरों का पता लगा पाई। पुलिस की दलील ये है कि शिकायत पर जांच हुई थी, जिसमें लावारिश हालत में लोहे का कुछ सामान बरामद किया गया था। दिलचस्प ये भी कि पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ कोई केस तक दर्ज नहीं किया। लिहाजा अब लापरवाही से स्थिति ये है कि सोंग नदी पर बना फ्लाईओवर खतरे में है। 3-4 महीने पहले की बात थी, लाल चप्पड़ में चोरी हुआ था ब्रेसिंग बॉर्डर के बीच में। तो इसकी सूचना हम लोगों ने थाना रायवाला में दे दी। अभी उसके बाद जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई और फिर दोबारा से इसी महीने में दोबारा चोरी पानी का भी हो गया है और ये सोंग रिवर का भी एक स्पीड में चोरी हुआ। और चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां पर रेल संरक्षण आयुक्त ने भोजीपुरा से लालकुआं खंड का विद्युतीकरण रेल लाइन का निरीक्षण किया और जिसका नारियल फोड़कर विधिवत शुभारंभ किया गया। इस दौरान इलेक्ट्रिक इंजन को भव्य रूप से सजाया गया था। इस मामले में मंडल रेल प्रबंधक आशुतोष पंत ने निरीक्षण के बाद पत्रकारों को बताया कि सीआरएस द्वारा बारीकी से रेल लाइन का निरीक्षण किया गया, साथ ही साथ गति का भी परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने जन सामान्य से अपील की और कहा कि रेल संरक्षण आयुक्त द्वारा रेल खंड का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि स्पीड ट्रायल के दौरान रेल पथ पर ना ही स्वयं जाएं और ना ही अपने मवेशियों को यहां पर जाने दें।
ये आज जो है भोजीपुरा से लेकर लालकुआं तक जो अभी ये विद्युतीकरण का काम चल रहा है, इसका जो है सीआरएस साहब ने इसका पूरा निरीक्षण किया है और अभी हम यहाँ पर आए हैं। इसके बाद स्पीड ट्रायल होगा, उसके बाद साहब का जो ऑथराइजेशन आता है तो ऑथराइजेशन में जो भी शर्तें दी जाती हैं उसे करने की। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गदरपुर प्रेस क्लब ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गदरपुर क्षेत्र में कई विभागों में काम करने वाली 5 महिलाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर गदरपुर थाना से सब इंस्पेक्टर कुसुम रावत, महिला लेखपाल मंजू, स्टेट बैंक से सुप्रिया वर्मा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर मोनिका चौधरी और किरण विनाय को गदरपुर प्रेस क्लब ने सम्मानित किया। और वहीं गदरपुर थाने के सब इंस्पेक्टर कुसुम रावत ने कहा कि गदरपुर क्षेत्र में महिलाएं हिंसा के मामले लगातार सामने आते रहते हैं, जिसकी मुख्य वजह शिक्षा और लड़कियों को आत्मनिर्भर नहीं होना। साथ ही उन्होंने कहा क्षेत्र के लोगों से अपील की अपनी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। वो भी हमें आशीर्वाद देता है, वो भी हमें कुछ सिखाता है। छोटा सा बच्चा अगर हमें कुछ सिखा रहा है तो हमें सीखना चाहिए। और जो हमारा ये सम्मान करने का तरीका है, ये लगातार तमाम वर्षों से अलग अलग तरीके से, अब पिछले साल भी हमने किया तो हमने इस तरीके से किया था कि हम और अब बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां हल्द्वानी में पुलिस प्रशासन को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि बीते दिन मंडी क्षेत्र में हुई चोरी को लेकर मंडी चौकी इंचार्ज ने चोरी का खुलासा किया। बता दें कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मंडी के अंदर खड़े ट्रक में रखे सामान की चोरी की थी, जिसके बाद ट्रक चालक ने मामले की शिकायत थाने में की और वहीं पुलिस ने मामले को दर्ज किया। छानबीन के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। फिलहाल इस मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। जो वादी है उसने बताया था कि उसकी चोरी हुई थी, तो उसमें आज 6 तारीख को कल 6 तारीख को यहाँ अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियोग पंजीकृत करते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया, जिसमें चावल और तिल का तेल और इस टाइप का सामान चोरी हुआ था, जो बरामद कर लिया गया है। और जो इसमें जिसको अरेस्ट किया गया उसको जेल में। लालकुआं थाना क्षेत्र के विकासपुरी खैरानी बिंदु खत्ता से एक महिला बीते 15 दिनों से लापता है। काफी खोजबीन हुई, उसके बाद भी महिला का पता नहीं चल पाया, जिसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर थाने में आवेदन दिया, कार्रवाई की गुहार भी लगाई, लेकिन अभी तक पुलिस गुमशुदा को खोजने में नाकाम साबित रही है। आपको बता दें कि थाने क्षेत्र के विकासपुरी खैरानी बिंदु खत्ता निवासी महिला बीती 22 फरवरी की दोपहर को अचानक घर से लापता हो गई और वहीं गुमशुदा महिला के परिजनों ने थाने में शिकायत की। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज किया। इस मामले में गुमशुदा महिला की तलाश अभी भी जारी है। हमने अपने रिश्तेदारों में सब जगह ढूंढ दिया है, गोलपार, लालकुआं, किच्छा, रुद्रपुर, काठगोदाम, सब जगह ढूंढ खोज कर दिया है। अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस प्रशासन को एप्लीकेशन भी दी है, वहाँ से भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी सासू माँ को ढूंढने की कोशिश करी जाए। उनके ना होते हुए हमें बहुत परेशानी हो रही है। घर में एक लौते बुजुर्ग थे, ससुर जी हमारे एक्सपायर हो गए हैं, बच्चे बिना सास के अच्छा नहीं लग रहा उनको भी, बिल्कुल घर एकदम सुना सुना सा हो। और चलिए इसी के साथ अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। बने रहिए आप सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़।